नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। अभी हाल में ही जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं क्वार्टर टू के। और ये आंकड़े इतने अच्छे आ गए हैं कि सरकार बहुत ही उत्साहित है। यानी कि जिसकी संभावना नहीं थी उस संभावना से कहीं ज्यादा आ गए। चाहे जो भी एजेंसीज थी, सरकार थी, सबका आकलन था कि भाई ये 7.2 कोई कह रहा था, कोई 6.8 कह रहा था, कोई 7.4 कह रहा था, लेकिन ये 8.2 आ गए। अब 8.2 आने के बाद सभी लोग, सरकार और सरकार के चाहने वाले लोग बहुत ही उत्साहित हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जो सरकार को चाहते नहीं, यानी कि सरकार के जो आलोचक होते हैं, उनका कहना है कि ये आंकड़े सही नहीं है, ये आंकड़े गलत हैं, और उनका साथ दे दिया है आईएमएफ ने। तो आईएमएफ कहता है कि ये आंकड़े सही नहीं प्रतीत हो रहे हैं और इन आंकड़ों को उसने ग्रेड सी की कैटेगरी में डाला है। तो ये बेसिकली ग्रेड सी की कैटेगरी क्या है, ये भी हम समझना चाहेंगे। और ये आंकड़े विश्वसनीय क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हैं? यदि आंकड़े और नंबर्स अच्छे आए हैं तो उन नंबर्स को जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? और इस विषय पे बात करने के लिए, इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी। अरुण जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। जी जी, अरुण जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के, ये बहुत अच्छे आए हैं, तो इससे उत्साह क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों जो सरकार के आलोचक हैं या आप जैसे एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनका कहना है कि आंकड़े ये सही नहीं है? इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जो हमारे जो क्वार्टरली आंकड़े होते हैं, वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े होते हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं आता है। जी एक तरह से कृषि का असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा आता है, लेकिन क्योंकि कृषि अब तो 14-15% है, तो इसलिए वो मेजर कंपोनेंट नहीं है अर्थव्यवस्था का। मेजर कंपोनेंट तो इंडस्ट्री और सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे जी वो आंकड़े नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉक्सी करते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र उसी तरह से चल रहा होगा जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है। अब ये बात तो नोटबंदी के पहले समझ में आती है कि शायद हो सकता था, लेकिन नोटबंदी के बाद तो हमें देखा कि असंगठित क्षेत्र धराशायी हो गया नोटबंदी से। उसके अगले साल जीएसटी आया, उसने भी धराशायी कर दिया। उसके अगले साल फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस आया, जिसमें आईएलएफएस वगैरह जैसी कंपनियां थी वो परेशानी में आ गई थी। फिर पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में जी तो जबरदस्त असर पड़ा। हमने देखा कि लाखों करोड़ों लोग जो है शहरों से गांव की तरफ पलायन कर दिए। गर्मी धूप में बच्चों को अपने कंधे पे बिठाए, सामान अपना खींचते हुए बिना खाना पानी के। तो बड़ी बुरी हालत में तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह पिटा है 4 बार। तो वो बिल्कुल। और गिरा। घर पहुंचने की चाहत में कई लोगों की उस समय, उस दौरान जान भी चली गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा मानना है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे चल रहा है, तब से वो संभल नहीं पाया है और जी उसकी जो डिमांड है वो संगठित क्षेत्र की तरफ चली गई। तो इसलिए संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो इसका मतलब जितना संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उतना ही असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे हमारा जो व्यापार जो सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर, उसमें ई कॉमर्स की जो ग्रोथ 20, 30, 40% हुई है जी और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे है। तो क्योंकि डिमांड जो है संगठित क्षेत्र, जो नेबरहुड स्टोर है उससे संगठित क्षेत्र में चली गई है। और इसी तरह की खबरें आई हैं लेदर गुड इंडस्ट्री, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह से। तो इसलिए जो मतलब माइक्रो लेवल जो डेटा आ रहा है वो तो दिखा रहा है कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र की डिमांड उधर चली गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि असंगठित क्षेत्र में गिरावट जो है वो 5 से 9% के बीच में है। और इसको हम प्रॉक्सी कर देते हैं संगठित क्षेत्र की, ये तो 8% बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है। तो जो जी गिर रहा है 5%, 6%, 7%, उसको हम कह देते हैं कि 6, 7, 8% बढ़ रहा है। तो यानी कि हमारा डेटा जो है वो गलत है, इसीलिए ये विश्वसनीय नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे क्वार्टरली डेटा अभी आया, तो उसमें वो कहते हैं कि जी क्वार्टरली डेटा हम क्या करते हैं, पिछले साल के डेटा को हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से उसको आगे कर देते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो डेटा है वो भी संगठित क्षेत्र का ही होता है ज़्यादातर। और अगर आप देखें तो क्वार्टर 1 में जो इसी तरह से बढ़त हुई थी, तो उस समय 22 जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा थे, उसमें से जो 16 थे वो गिरावट पे थे। तो जब वो गिरावट पे थे तो कैसे वो प्रोजेक्ट कर दिया कि वो इतना हाई ग्रोथ रेट हो गया। इसी तरह अभी भी 22 में से 13 तो गिरावट पे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो फिर ये जो कैसे हो रहा है? तो या तो जो सरकार कोई और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा यूज कर रही है। अगर वो कोई और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा यूज कर रही है तो उसको जो लिस्ट में देना चाहिए कि हम इन जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के आधार पर दे रहे हैं। तो इसलिए लग नहीं रहा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का डेटा है,
ये है कि ये एक जो छोटा तबका हमारा संघर्ष क्षेत्र का है, उसका ही डेटा है। और उसका ही डेटा है। जी, जैसे कि तो ये जी, जी, जी। हमारे जो अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो 6,000 बड़ी इकाइयां हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयां हैं, और 6.5 करोड़ जो माइक्रो सेक्टर की इकाइयां हैं। तो ये जो 6.5 करोड़ की इकाइयां ये स्टॉक मार्केट में नहीं आती हैं, जो 5.5 लाख स्मॉल इंडस्ट्री है वो नहीं आती हैं, जो 50,000 हमारी मीडियम इंडस्ट्री है वो नहीं आती हैं, और 6,000 में से भी 1,500-2,000 ही हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जैसे 8 करोड़ या 7 करोड़ की जो इकाइयां हैं, उनको हम मुश्किल से 1,000-1,500 कंपनियों के आधार पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनका कैरेक्टर बहुत ही अलग है। तो इसलिए इसलिए मैं तो 2016 से कह रहा हूँ कि हमारा डेटा सही नहीं है, और ये दिख भी रहा है कि जब 2016-17 में जब हमारा जो नोटबंदी हुआ, तो सरकार ने कहा कि हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ उसी साल था, जबकि सबने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मार्केट कमजोर थे, मार्केट गिर गए थे, लोग मार्केट नहीं जा रहे थे। बिल्कुल, काम ही नहीं हो रहा था, प्रोडक्शंस ही नहीं थी। तो इसलिए मेरा मानना है कि -2% की ग्रोथ उस साल रही होगी, क्योंकि पहले 7 महीने तो बढ़त रही, अगले 5 महीने गिरावट रही, तो वो गिरावट बहुत जबरदस्त थी। तो जो -2% है उसको हम 8% दिखा रहे हैं ऑफिशियली, तो यानी कि 10% का उसमें एरर है। उसी तरह जैसे कृषि का डेटा आता है, तो कृषि के डेटा पे भी जो कृषि के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े सही नहीं लगते हैं, क्योंकि जैसे 2 साल पहले अगर आप देखें तो कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ गेहूं का और चावल का, लेकिन दाम बढ़ते चले गए। तो सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, फिर भी दाम बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने स्टॉक होल्डिंग लिमिट कम कर दी, फिर भी दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि उत्पादन का डेटा सही नहीं होगा, उत्पादन कम रहा होगा तभी जो वो दाम बढ़ रहे थे। एक्सपोर्ट के जब बैन कर दिया आपने, जब स्टॉक होल्डिंग लिमिट कम कर दी, फिर भी बढ़ रहे थे। तो फिर कुल भी मिला बढ़ के रहे थे। डेटा है वो बिल्कुल, विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय। प्रोफेसर साहब, जो ये आईएमएफ ने हमारे डेटा को सी ग्रेड कैटेगरी में रखा है, वो क्या चीज है? थोड़ा सा वो भी मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप समझाएं। ऐसा है कि आईएमएफ जो है वो उनके एक प्रावधान होता है, उसके तहत वो हर कंट्री जो उसको साइन करता है, तो वहां पे जाके उनकी टीम उनसे डिस्कस करती है और उनका डेटा लेती है। वो अपना डेटा तो जनरेट नहीं करते, वो तो डेटा तो सरकार का ही होता है। अब जी, वो आपकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कितना कर रही है, वो निर्भर करता है कि आपका डेटा सही है या गलत है, आपका वो विश्वसनीय है या नहीं। तो हम्म, उन्होंने मतलब कई चीजें पॉइंट आउट की कि हमारा जो डेटा अभी जो आ रहा है जीडीपी का, वो 2011-12 की बेस पे आ रहा है, जो बहुत जी, पुरानी हो गई है बेस। तो वो कह बिल्कुल। रहे हैं कि ये आज वैलिड नहीं है, हमें तो 2021 में बदल देना चाहिए था। फिर जो हम जब प्राइस का जो डेटा लेते हैं जिसका इस्तेमाल होता है हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का, वो कह रहे हैं सही नहीं है, वो भी 2011-12 की बेस में है। और 2011-12 से तो अब तक बहुत तब्दीली हो गई, क्या क्या चीजें नई आ गई हैं और क्या क्या चीजें पुरानी खत्म हो गई हैं। तो उनका डेटा जो है अब मतलब बदलना चाहिए। तो वो तो हर 5 साल पे हमें अपना डेटा बदलना चाहिए था, लेकिन अभी वो करीब करीब आप समझिए कि 14-15 साल हो गए, वो डेटा वही पुराना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर सेंसस हमने नहीं किया। सेंसस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसस में जो पॉपुलेशन में तब्दीली हो रही है वो सामने आती है, और सेंसस का डेटा इस्तेमाल होता है सर्वेज करने के लिए। तो आपका जैसे कंजम्पशन का सर्वे है, आपका गरीबी का सर्वे है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे है, वो सारे जो उस पर निर्भर करते हैं। तो अगर आप पुराने डेटा के हिसाब से सैंपल बनाएंगे तो आज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, न कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एक सही बात है कि जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि प्रोड्यूसर प्राइस, उससे भी हमारे डेटा में गड़बड़ी आती है। तो जो बड़ी चीज है कि हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है क्योंकि ये डिमांड शिफ्ट कर रही है, उसको न लेते हुए उन्होंने ये सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं कि हमारा जो डेटा 2011 के 12 के बेस में है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसकी वजह से विश्वसनीय नहीं है। पर उससे ज्यादा समस्या है कि हमारा 2011-12 का ये डेटाबेस सही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जब वो डेटा 2015 में रिलीज हुआ तो उसमें सरकार ने देखा कि जो पुरानी जो सीरीज है वो नहीं दी। तो जब हम्म, पुरानी सीरीज नहीं दी तो लोगों ने कहा हम इसको कैसे कंपेयर करें कि पहले का डेटा क्या था, अब का डेटा क्या है, तो ब्रैक सीरीज होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कमिटी बिठा दी। कमिटी ने जब अपना जो रिपोर्ट दिया तो उसमें पता लगा कि यूपीए के दौरान, एनडीए के दौरान से ज्यादा तेज ग्रोथ थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा नीति आयोग को कि भाई आप देखो, तो नीति आयोग ने उसको जो फिर और मॉडिफाई किया और ये दिखा दिया कि एनडीए के दौरान ग्रोथ ज्यादा थी, यूपीए के दौरान ग्रोथ कम थी, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन उस पे फिर सवालिया निशान उठ गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो पुराने थे, उन्होंने कहा ये 2.5 से 3% ओवर एस्टिमेट है, यानी कि ज्यादा आप दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है नोटबंदी के दौरान जो शेल कंपनीज थी, आपने 18 लाख में से 3 लाख को आपने डेटाबेस से निकाल दिया। अब डेटाबेस से 3 लाख अगर 18 लाख में निकाल दिया तो हमारा जीडीपी गिर जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर आपने जो सर्विसेज का इंडेक्स बनाने के लिए फिर सर्वे किया उनका, तो पाया कि 35% कंपनियां तो जहां उनका एड्रेस था वहां थी नहीं, या वो काम नहीं कर रहे थे जो वो काम बता रहे थे, तो यानी कि फिर विश्वसनीयता खत्म हो गई। तो ये जो 2011-12 की सीरीज है उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चली कि ये सही डेटा नहीं दे रहा, मतलब कि असंगठित क्षेत्र को नहीं ले रहा, उसके बावजूद मतलब जो ले रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बिल्कुल तरह सही कह तरह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब। जैसे कि 2011 का हम सेंसस देखें तो तकरीबन आई थिंक जनसंख्या 121 करोड़ थी 2011 के मुकाबले, और इस समय 140 करोड़ से ऊपर है। तो यानी कि जो 20 करोड़ लोग हैं जो नए आ गए हैं, तो वो उस डेटा में शामिल नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप जी। प्रोजेक्ट करके अभी भी कह रहे हैं कि 145 करोड़ से ऊपर हो गए हैं हम, तो हम्म। प्रोजेक्शन होता है, लेकिन अब उसमें कितना रूरल, कितना अर्बन, कितने हम्म। यंग, कितने ओल्ड, सारा जो डेमोग्राफी है वो आपको जो सेंसस से ही पता लगता है, और वो सैम्पलिंग में इस्तेमाल होता है। तो ऐसा हम्म। नहीं कि सरकार 121 करोड़ के हिसाब से चल रही है, वो जी। 145 करोड़ से ऊपर के हिसाब से चल रही है। तो वो ओके। समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आपको जब सैंपल उसमें से ड्रॉ करना है, तो कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने जो बालिग हैं, कितने नाबालिग हैं, कितने बूढ़े हैं, वो सारा आपको पता लग जाता है। वो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि 145 करोड़ में हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2011-12 से, लेकिन ओके। उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। उसी तरह हम्म। हमारे कंजम्पशन में बदलाव आ चुका है, हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बदलाव आ चुका है। तो ये सारा जो डेटा है वो गलत हो जाता है। तो बाकी देशों ने जैसे 2020-21 में 21 में हमारा सेंसस नहीं हुआ, तो उन्होंने 2022 में कर लिया, 2023 में कर लिया। हमने तो 2026 का रखा है, तो हमने उसमें भी डिले किया, उससे भी जो हमारे डेटा में परेशानी आ जाती है। तो आईएमएफ का ये होता है कि वो जो सर्वे करते हैं, मतलब आपके पास आते हैं, नेगोशिएट करते हैं और आपका डेटा लेते हैं, और उसके आधार पे वो फिर अपना बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। तो अगर सही डेटा नहीं होगा, विश्वसनीय डेटा नहीं होगा, तो जो वो जब बताएंगे वो भी गलत निकल आएगा। तो इसलिए वो कैटेगरी ए का मतलब कि आपका सब कुछ ठीक है, कैटेगरी बी का मतलब कि लार्जली ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कैटेगरी सी का मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है और वो हम सर्वेलेंस उससे ठीक से नहीं कर सकते, कैटेगरी डी का मतलब है कि हम सर्वेलेंस बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आपका बिल्कुल ही नहीं। तो हमें सी में पिछले साल ही डाल दिया था, तो अभी वो सी चल रहा है पिछले साल से। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, जैसे एक आईएमएफ ने भी कहा कि भाई जो एक्सपेंडिचर और वर्सेस प्रोडक्शन, उसका भी जो डेटा है, उसका भी जो तालमेल है, वह भी आप सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं रख रहे हैं। तो उसको किस तरह से देख रहा है आईएमएफ और हम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो आमदनी होती है ना, तो आमदनी, हम काम करते हैं तो आमदनी कमाते हैं, और आमदनी से फिर हम खर्च करते हैं। तो जितना आमदनी है उतना ही खर्चा होगा जिस भी तरह से। तो यानी कि जी। नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम को आप एस्टिमेट कर सकते हैं इनकम की साइड से या प्रोडक्शन की साइड से और एक्सपेंडिचर की साइड से, है ना। तो मतलब इनकम की साइड मतलब हर सेक्टर का, कृषि में कितना उत्पादन है, इंडस्ट्री में कितना है, सर्विसेज में कितना है। तो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स में जो 11-12 सेक्टर हैं उनका अलग अलग आप अनुमान लगाते हैं कि वहां पे क्या इनकम अर्न हुई, और फिर एक्सपेंडिचर का लगाते हैं कि कितना कंजम्पशन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। तो ये दोनों एक तरह से कहा जाए तो दे आर द सेम, द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो ओके। बराबर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम्म। होता क्या है कि जो तरीका है जो मेजर करने का, एक्सपेंडिचर साइड का अलग तरीका होता है, इनकम साइड का अलग होता है। तो उसकी वजह से उसके बीच में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है जिसको कहा जाता है। तो जो डिस्क्रिपेंसी है वो 1% से कम होनी चाहिए। हमारे केस में नोटबंदी के बाद वो बहुत उछाल में आ गई, कभी एकदम से पॉजिटिव हो जा रही, कभी नेगेटिव। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो दोनों में है। वो मतलब जब अभी कोई सेक्टर लीजिए तो जैसे कृषि है, वो तो पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र है। फिर आपका इंडस्ट्री में है, सर्विस में, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में असंगठित क्षेत्र नहीं है, बाकी जो सब में जो असंगठित क्षेत्र है। तो जब असंगठित क्षेत्र का डेटा ठीक नहीं होगा तो इनकम का डेटा ठीक नहीं आएगा। उसी तरह कंजम्पशन है। अब 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है। अगर आप सही एस्टिमेट नहीं लगा रहे तो कंजम्पशन का एस्टिमेट सही नहीं आएगा। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है हमारी अर्थव्यवस्था में वो ज्यादातर संगठित क्षेत्र में होता है,
तो अगर आपका संग्रहित क्षेत्र का रेशियो सही नहीं है तो फिर आपका वो जो इन्वेस्टमेंट का डेटा भी ठीक नहीं आएगा। तो दो अलग अलग मेथड है, एक से आप जो इनकम अप्रोच करते हैं, एक से आप एक्सपेंडिचर अप्रोच करते हैं, दोनों में असंगठित क्षेत्र है और इसलिए दोनों को असर कर रहा है असंगठित क्षेत्र। तो दोनों का यानी जो कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसका डेटा हमारे पास सही से नहीं आ पा रहा है, यही मतलब हुआ इसका। तो उसका असर जो है एक्सपेंडिचर साइड पे और इनकम साइड पे अलग होता है। और इसीलिए क्योंकि जब मतलब हमारा जो असंगठित क्षेत्र ज्यादा गिरावट पे आया तो फिर वो एकदम से जो हमारी डिस्क्रिपेंसी है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बहुत हाई वो हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। इसका मतलब मेथड बदलने की जरूरत है। तो मेथड बदलना हमको 2016-17 के बाद, नोटबंदी के बाद ही बदलना चाहिए था, क्योंकि होता ये है कि हम पिछले साल से इस साल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब पिछले साल तो अच्छा था, इस साल तो गिरावट है, और क्योंकि आपने पिछले साल से इस साल जब प्रोजेक्ट कर दिया है तो अच्छा दिखेगा, इसीलिए नोटबंदी के दौरान 8% ग्रोथ रेट दिख रहा है। और जो पैंडेमिक है उसमें गिरावट हुई है, उसके बाद तुरंत वो ठीक दिखने लगा। तो क्योंकि डेटा जो प्रोजेक्ट करके हम लेते हैं उसमें भी मेथड में गड़बड़ी है, तो इसलिए मेथड में गड़बड़ी है। बिल्कुल। एक चीज और बताइए प्रोफेसर साहब, जो अभी सितंबर में जब ये टैरिफ लगाया था ट्रंप सरकार ने, तो वो जो सितंबर महीने में तो हमारा एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट काफी मतलब नीचे आ गया था, तो वो क्या डेटा इसमें शामिल नहीं होता है? उसका इम्पैक्ट हमारे इसमें जीडीपी में नहीं आता है? नहीं आता है, वो वहां पे हम देखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो हमारे जीडीपी में आता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ। और जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें दो असर हुए। एक तो जीएसटी में जो कट का अनाउंस किया अगस्त में, उसकी वजह से लोगों ने खरीदारी करनी कम कर दी थी, और सितंबर 22 को जब वो किया तो सितंबर 22 को फिर जो खरीदारी एकदम तेज हो गई। पर जो तिमाही है उसमें एक महीना तो बहुत कम हो गया था उस समय उत्पादन। तो एक तो ये था। दूसरा जो ट्रंप साहब के टैरिफ लगा अगस्त में, उससे हमारे एक्सपोर्ट को धक्का लगा। तो एक्सपोर्ट अब जो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट हुआ वो कम हो गया। तो ये भी सारी चीजें हैं जिसको जो है मतलब असर हमारे जीडीपी के ग्रोथ पे है। लेकिन क्योंकि हमारी मेथडोलॉजी सिर्फ संघर्ष क्षेत्र के आधार पे है, तो जो असंगठित क्षेत्र में प्रभाव हो रहा है वो उसमें कैप्चर नहीं होता है। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हमने एक तरह से अदृश्य कर दिया है। तो वो अदृश्य हो गया है डेटा से, और पॉलिसी से भी अदृश्य हो गया है। तो इसीलिए जो हमारा जो विश्वसनीयता है वो कम हो गई है। तो अब आईएमएफ ने भी मान लिया है कि हमारे जो इनफॉर्मल, मैं जिसको असंगठित क्षेत्र बोलता हूँ वो इनफॉर्मल बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं जी। तो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगले उसमें वो ये भी कहते हैं कि सरकार अपना जो डेटा है उसको रिफॉर्म कर रही है। अभी एक कमिटी बैठी है जो जीडीपी के डेटा को ठीक कर रही है, एक वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और वो फरवरी 2026 में वो शायद प्रकाशित करेंगे। पर मेरा मानना है कि उसमें असंगठित क्षेत्र को लेना बहुत ही कठिन होगा। तो जो हमारी परेशानी है असंगठित क्षेत्र की, वो किस प्रकार से उसको कोप करेंगे, वो मेथडोलॉजी बदलेंगे, क्या होगा, वो देखने की बात है। वो देखने की बात है। अरुण जी, 2 क्वेश्चन और मैं करना चाहता हूं आपसे। एक तो यही बताइए कि अगर ये डेटा गलत है, अगर 8.2 नहीं है, तो इसका एक्चुअल जीडीपी नंबर्स क्या हो सकते हैं और इसका क्या इंपैक्ट हम अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर देखेंगे आने वाले समय में? देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि हम जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम प्रॉक्सी कर रहे हैं संगठित क्षेत्र से, यानी कि उसको कह रहे हैं एवरेज में 6.5-7% बढ़ रहा है, जबकि वो कम से कम 5-6% गिर रहा है। तो यानी कि जो डेटा है उसमें करीब असंगठित क्षेत्र का जो डेटा है उसमें 10-12% की कमजोरी है। तो यानी कि अगर हम असंगठित क्षेत्र का जो 12% वो कम कर दें, तो यानी कि जो 6.5 में 3.5% कम कर दिया तो ग्रोथ रेट सिर्फ 3% निकलेगी। तो मेरा मानना है कि और भी उसमें थोड़ी तब्दीली है। तो मेरा मतलब है कि हमारा जो पिछले 9-10 साल में अर्थव्यवस्था में 2-2.5% की बढ़त हो रही है, न कि एवरेज में 6.5-7% की जो सरकार कहती है। तो अगर ये हम 4% कम कर दें अपने ग्रोथ में, तो फिर हमारा जो जीडीपी है वो 48% कम हो जाएगा आज। तो यानी कि जो हम कह रहे हैं कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी। तो अभी हम जापान के बराबर नहीं पहुंच रहे जो सरकार कह रही है, अभी हम इटली से थोड़ा आगे हैं। तो हम मतलब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस प्रकार की डिमांड है, जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है ना, वो कमजोर पड़ जाता है।
इसीलिए आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सरकार ने बहुत बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया पिछले 3-4 साल में, है ना? और वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा इससे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि डिमांड कमजोर है, और जब डिमांड कमजोर है तो हम कैसे जो अपना जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं? तो इन्वेस्टमेंट हमारा कमजोर पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 70% होता है, वो कमजोरी पे है, क्योंकि वो जब डिमांड कम होगी तो आरबीआई का भी डेटा दिखाता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है संगठित क्षेत्र में वो 70 और 75 के बीच में घूम रहा है। तो अगर आप 100 कारें बना सकते हैं और आपकी 70 या 75 कारें ही बिक रही हैं, तो आप उसको कैपेसिटी को 110 क्यों करेंगे? आप और इन्वेस्टमेंट बढ़ा के क्या करेंगे? वो तो और जो आपकी फालतू में कारें नहीं बिकेंगी, आपका लॉस हो जाएगा। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 पहुंचता है तभी जाके इन्वेस्टमेंट और तेज होता है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में ये दिख रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब डिमांड की कमजोरी है। और डिमांड की कमजोरी इसलिए है क्योंकि 94% जो असंगठित क्षेत्र है उसके हाथ में आमदनी सही नहीं है, उसकी आमदनी कम है, जिससे कि वो डिमांड कम कर रहा है। तो ये आमदनी बढ़ाने का तरीका यही हो सकता है कि हम असंगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचाएं, जिसमें माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, कृषक है। जब उनके हाथ में आमदनी जाएगी तो डिमांड तेज होगी, तो हमारा फिर संगठित क्षेत्र भी अच्छे से काम करेगा। संगठित क्षेत्र के पास इस समय देखिए जो डेट, मतलब उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन मिला था 2019 में, उसके जी। चलते हुए उनका जो प्रॉफिट 1.6 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया था। तो उन्होंने सबने उसको क्लीन कर लिया, अपनी बैलेंस शीट को, अपना जो उनका ऋण था उसको खत्म किया। तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, पर वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड कम है। तो हमें अपने जो असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और जब वो हम करेंगे तो हमारी जो वो आगे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, और फिर हम अमेरिका वगैरह पे इतना निर्भर नहीं होंगे। अभी जब अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट वगैरह कम हो जाता है तो यहाँ डिमांड कम हो जाती है, तो गिरावट हो जाती है। तो इसलिए अगर हम अपने अंदर के मार्केट पे, जो गरीब लोगों का मार्केट है 94% का, उसको बढ़ावा देंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छा करेगी और हमारी एक्सपोर्ट पे जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। अब एक चीज़ आप प्रोफ़ेसर साहब बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जनता के हाथ में पैसा आएगा तो फिर पैसा वो खर्च करेगी, जिससे माँग बढ़ेगी, और जब माँग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इसी को क्या सरकार ने ध्यान में रखते हुए बिहार में जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे दिए, तो क्या उसका क्या असर पड़ेगा देखिए, अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारी? जी हाँ, तो ये इन्होंने टेक्निक निकाली है। ये कर्नाटक में भी हुआ, ये दिल्ली में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, है ना? सब जगह यही टेक्निक है, क्योंकि अब जो गरीब है उसके हाथ में पैसा दे दो, यानी कि उसको आदत डाल दो कि वो पैसा ले और आपको वोट कर दे। तो हुँ। एक तरह से पॉलिटिकली ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इससे जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है उसके लिए फिर जब बजट में पैसा नहीं रहता, तो महाराष्ट्र सरकार अपने जब प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पा रही, दिल्ली सरकार नहीं प्रॉमिस फुलफिल कर पा रही, और बिहार का तो बजट में वैसे ही परेशानी थी। आप इतना पैसा अगर दे देंगे तो अब सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो लोन था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ये पैसा देने में, तो वर्ल्ड बैंक फिर आगे आपको लोन नहीं देगा। तो इसलिए जो परेशानी है वो खत्म नहीं होगी इससे। मतलब उस समय थोड़ी बहुत डिमांड जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एक जॉब क्रिएशन होना चाहिए, मतलब कि आप खुद काम करें और काम से आप पैसा कमाएं और जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसको स्पेंड करें, तो जी। वो ज्यादा बेहतर है, ना कि इस तरह से। तो डेवलपमेंट इससे आपका सेटबैक, क्योंकि अब जैसे हिमाचल है, वहां पे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली या डिले हो गया, जी। तो इससे तो फिर आपका जो गवर्नेंस और जो बिगड़ जाएगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट पे कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो किया जा रहा है ये एक डेस्परेशन का साइन है कि किसी ना किसी तरह से जीतना है, तो उसमें हम एक तरह से घूस दे रहे हैं, और इसी को मैंने कहा कि ग्रैंड स्केल पे हम घूस दे रहे हैं, मतलब करोड़ों को जो घूस दे रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने की बात है वो तो तब होगी जब हम नीतियां बदलेंगे। जैसे हमारे बजट में हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको काट देते हैं, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को काट देते हैं, शिक्षा को काट देते हैं, स्वास्थ्य को काट देते हैं, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को। यही तो जो आपका रोजगार पैदा होने वाला है, इन्हीं सेक्टर्स को काट के आप जो बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े रोड रेलवे प्रोजेक्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर, और जो आईटी सेक्टर और पावर सेक्टर, इनमें आप पैसा ला रहे हैं, उनमें तो जॉब क्रिएशन होगा नहीं। आप संगठित क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो वो तो इतना ऑटोमेटेड है कि वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं होता है। जॉब क्रिएशन तो आपके असंगठित क्षेत्र में, जहां पे 94% लोग हैं, है ना? तो आप हुँ। देखिए जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में पहले सारे काम करने के लिए आपको बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना, चेकबुक वगैरह करना।
अब सारा काम तो मोबाइल फोन पे हो जाता है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और उनका स्टाफ आधा हो गया। तो ये जो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेगा, वो तो बल्कि अनऑर्गेनाइज को डिस्प्लेस करके अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाएगा। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं समझता हूँ जो जीडीपी पे आपने आज बात रखी है, जो दर्शक इसको समझना चाहते हैं उन्होंने जरूर समझा होगा अच्छी तरीके से, और आप बड़े अच्छे से समझा भी देते हैं, तो दर्शकों को चीजें बड़ी, कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आई होंगी। एक और मैं नेक्स्ट आपके साथ में कन्वर्सेशन रखना चाहता हूँ। आप सबीर भाटिया को जानते ही हैं, वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो अभी उन्होंने एक लिखा था कि वी आर नॉट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, PPP and data manipulation has created an illusion. India won't grow until we accept the truth. We have the greatest potential on earth, but incompetent politicians have no idea how to convert it into real economical power. तो इसके ऊपर मैं एक आपसे जरूर चर्चा नेक्स्ट रखना चाहता हूं कि भाई सबीर भाटिया और इस तरह के और जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये सोच रहे हैं और जिस तरह से आपकी बात के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेटा ही दिखाते रहेंगे, हम नंबर्स ही दिखाते रहेंगे, उनको हम पॉजिटिव दिखाते रहेंगे, मतलब एक ऑप्टिक्स हम अच्छा अपने लिए कर लेंगे, दर्शकों मतलब जो जनता है उसको हम दिखा देंगे, लेकिन हकीकत में क्या हम गर्त में जा रहे हैं? और अगर गर्त में जा रहे हैं तो इसका अल्टीमेटली जनता के लिए रिजल्ट क्या होने वाला है? प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।